हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने बातें करी कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में क्या किया गया या लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में किस तरह के सुधार किए गए, और उन सारे सुधार को हम अलग अलग सेक्टर्स में डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने बात किया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किस तरह का सुधार किया गया या किस तरह के स्टेप्स फॉलो किए गए। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के तहत फाइनेंशियल सेक्टर में, वित्तीय क्षेत्र में भारतीय सरकार के द्वारा किस तरह से सुधार किया गया और उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो किए गए। आज के क्लास में हम उसके अलावा अदर सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, मतलब इंडस्ट्रीज़ एंड फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा जो बाकी के सेक्टर हैं उनमें सुधार किया गया, तो क्या किया गया, कैसे किया गया, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं टैक्स रिफॉर्म या फिर आप कहें फिस्कल रिफॉर्म जो किया गया इंडियन इकोनॉमी में अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में जो तीसरा इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म किया गया टैक्स रिफॉर्म या फिर हम उसको कहेंगे फिस्कल रिफॉर्म। जैसे हम लोगों ने फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म पढ़ा या फिर हम लोगों ने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक उसी तरह से हम फिस्कल रिफॉर्म डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी टैक्सेस या टैक्सेशन पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया था बिफोर 1991, उन तमाम पॉलिसीज़ में किस तरह के चेंजेस हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिले अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन 1991. So the tax reform are concerned with the reform in government revenue and government expenditure policy which are collectively known as fiscal policy. देखिए, जब हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की तो क्या मतलब होता है फिस्कल पॉलिसी का? वित्तीय नीति। जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सरकार के बारे में, और गवर्नमेंट जो भी पैसा रिसीव होता है जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं, गवर्नमेंट पैसे रिसीव करते हैं रेवेन्यू के तौर पे, और गवर्नमेंट उन रिसीव किए गए पैसों को खर्च कर देते हैं। तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, तो जो पैसा सरकार रिसीव कर रहे हैं उसको रेवेन्यू कहेंगे, और जो पैसा सरकार खर्च कर रहे हैं उसको एक्सपेंडिचर कहेंगे। इन दोनों के बारे में जहाँ पे हम एक साथ डिस्कस करेंगे, कलेक्टिवली जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, उसी को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी is concerned with the government revenue and government expenditure in the economy. और इंडियन इकोनॉमी में भारतीय सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसीज़ उनके रेवेन्यू के तौर पर या उनके एक्सपेंडिचर के तौर पर अपनाई जा रही थी, उसमें सुधार किया गया, उसमें रिफॉर्म कर दिया गया। और ये रिफॉर्म क्यों किया गया? ताकि गवर्नमेंट की जो टैक्स प्रणाली है, जो कर प्रणाली सरकार अब तक चलती आ रही थी इंडियन इकोनॉमी में, उसमें चेंज किया जा सके इस पर्पस के साथ। और टैक्स रिफॉर्म के तहत फिस्कल सेक्टर को, फिस्कल पॉलिसी को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने
टैक्स रिफॉर्म या फिर फिस्कल रिफॉर्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया या इस स्टेप को उन्होंने फॉलो किया। अब हम बात करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट ने कौन कौन से मुख्य कदम उठाए, महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो अंडर द टैक्स रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सबसे पहली पॉलिसी थी, जो सबसे पहला स्टेप था, वो था कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस के रेट को रिड्यूस कर दिया था। फिस्कल पॉलिसी क्या है वो हम समझ चुके हैं, और अब हम रिफॉर्म के अंदर के स्टेप्स डिस्कस करते हैं डायरेक्ट। तो जो सबसे पहला स्टेप था वो था रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस। इंडिया में जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे थे उनको रिड्यूस कर दिया गया था। देखिए क्या हुआ, 1991 के पहले और उसके बाद भी इंडियन इकोनॉमी में डायरेक्ट टैक्सेस में कंटिन्यूअस इंक्रीज देखा गया कि लगातार जो प्रत्यक्ष कर है उसमें वृद्धि हो रही है। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब आप समझ लें सबसे पहले, तो तब पता चलेगा हमें कि रिडक्शन में क्या हुआ और कैसे हुआ। तो जब हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है, इम्पोज्ड ऑन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर बोलना सही नहीं है, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी, चूंकि प्रोड्यूसर के ऊपर भी लगता है, तो इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, तो किसी भी व्यक्ति के आय पर जो भी कर लगाया जाता है, जो भी टैक्स लगाया जाता है, हम उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इसी डायरेक्ट टैक्स के रेट को कम कर दिया गया था इंडियन इकोनॉमी में 1991 की पॉलिसी के बाद। हुआ क्या था कि बिफोर 1991, बिफोर के अलावा भी ड्यूरिंग 1991 इंडिया में देखा गया कि डायरेक्ट टैक्सेस का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस का दर इंक्रीज कर रहा था लगातार, जिसकी वजह से जो भी आपके इंडिविजुअल्स थे या जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस थे जिनके ऊपर भी टैक्स लगाते हैं डायरेक्ट टैक्स के रूप में, उनको काफ़ी परेशानी महसूस हो रही थी। तो जब रिफॉर्म किया गया तो रिफॉर्म में ये देखा गया कि इंडियन इकोनॉमी का जो इनकम टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से इंडिया में जो लोगों का इनकरेजमेंट है बिजनेस करने का या काम करने का वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट 1991 की पॉलिसी में, जो कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी, इस पॉलिसी में डायरेक्ट टैक्सेस के रेट को रिड्यूस कर दिया गया, घटा दिया गया। और ये घटाने का पर्पस था कि गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्सेस इंडिविजुअल से लिए जा रहे हैं उसको कम कर दिया जाए, ताकि लोगों के पास इनकम का एक बड़ा हिस्सा बचे और उनका जो सेविंग्स है वो बच जाए। और सेविंग्स करने पर लोग, यानी कि इंडिविजुअल या बिजनेस एंटरप्राइजेस जितने भी हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए कैपेबल हो जाए। तो लोगों के पास इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार ने रिफॉर्म के अंदर, टैक्स रिफॉर्म के अंदर, जो डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे थे इंडिविजुअल्स के ऊपर या बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर कॉरपोरेट टैक्स के तौर पर, उसको कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये पहला स्टेप जो कि
टैक्स रिफॉर्म के अंदर लिया गया, जिससे जितने भी इंडिविजुअल्स थे इंडियन इकोनॉमी के और बिजनेस एंटरप्राइजेस जितने भी थे, उनको काफ़ी राहत महसूस हुई और वो लोग कैपेबल हो पाए कि वो अपने पैसे को सेव करके दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को, अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप इंडिया में टैक्स रिफॉर्म के अंदर लिया गया। फिर सेकेंड स्टेप में सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस के ही रेट को नहीं सुधारा गया, बल्कि देश में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसमें भी सुधार किया गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं अप्रत्यक्ष कर, ये वो टैक्स है जो कि इम्पोज किया जाता है, इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु और सेवाओं के ऊपर जिस कर को लगाया जाता है उसे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कह सकते हैं। सामान्य तौर पर आप बाज़ार से जब किसी भी तरह के गुड्स को परचेज करते हैं तो उस गुड्स के परचेज करने पर आप जो कीमत चुकाते हैं उस वस्तु के बदले में, वो कीमत उस वस्तु की कीमत के साथ साथ उस पर लगाया गया कर भी होता है, जो कि सरकार के द्वारा लगाया जाता है उस गुड पर, उस गुड को बनाने वाले प्रोड्यूसर पर। चूँकि वो टैक्स प्रोड्यूसर पर लगाया गया है क्योंकि उन्होंने उस गुड्स को बनाया है, बट वो क्या करते हैं, बड़ी चालाकी से उस टैक्स को उस वस्तु की कीमत में जोड़ देते हैं और वो कीमत वसूल लेते हैं किससे, कंज्यूमर से, आपसे और हमसे। तो जब वो वस्तु की कीमत हम चुका रहे हैं तो हम सिर्फ कीमत नहीं चुका रहे हैं, हम उस पर लगने वाला टैक्स भी चुका रहे हैं, क्योंकि वो टैक्स हमारे ऊपर नहीं लगाया गया था, वो टैक्स लगाया गया था ऑन द प्रोड्यूसर्स, बट प्रोड्यूसर्स ने उसको हमारे ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसीलिए उस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में बेसिक डिफरेंसेस भी यही कहते हैं। सबसे पहला तो कि इनकम टैक्स जो है वो एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का, जिसको आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगा है तो मुझे ही चुकाना पड़ेगा, मैं उसको आपके ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकती। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला कर, अगर वो प्रोड्यूसर के ऊपर लगा है तो वो प्रोड्यूसर उस टैक्स के भार को, बर्डन को कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और इसीलिए इस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम जान चुके हैं। अब था कि इंडिया में 1991 के पहले काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी इनडायरेक्ट टैक्स को इम्पोज करने पर और इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिकवरी पर। इनडायरेक्ट टैक्स के इम्पोजिशन और इनडायरेक्ट टैक्स की रिकवरी कब, बिफोर 1991। तो बिफोर 1991 इम्पोजिशन और रिकवरी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, बहुत ही ज़्यादा जटिल थे, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को भी परेशानी उठानी पड़ती थी और जो प्रोड्यूसर्स थे उनको भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बट नाउ गवर्नमेंट ने एक एफर्ट किया, एक महत्वपूर्ण कदम उठाया टैक्स रिफॉर्म के तहत, जिसमें उन्होंने वस्तु और सेवाओं पर लगने वाले कर को और उनकी रिकवरी को काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज कर दिया।
और गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैक्सेस लगते थे और उनका इम्पोजिशन और रिकवरी जो इतना टफ हुआ करता था, उस कॉम्प्लेक्सिटीज़ को उन्होंने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, काफ़ी हद तक घटा दिया, जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने और उनको परचेज करने में जो भी कठिनाइयों का सामना बिफोर 1991 प्रोड्यूसर्स को भी करना पड़ता था और प्रोड्यूसर्स के साथ साथ कंज्यूमर्स को भी करना पड़ता था, ये चीज़ें आफ्टर 1991 खत्म हो गई और एक बड़ी राहत भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने को मिली। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि टैक्स रिफॉर्म के तहत भारतीय सरकार के द्वारा अपनाया गया और इससे भी हमारे देश में जो फिस्कल पॉलिसीज़ थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो गई। चूँकि फिस्कल पॉलिसी में हमने देखा कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दोनों आता है, तो जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी थोड़ा नॉर्मल कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, सुधार किया गया, तो इससे हमारे देश में सरकार के द्वारा जो भी खर्च किया जा रहा था या जो भी रेवेन्यू रिसीव किया जा रहा था वो आसान हो गया। उसके अलावा इंडिया में टैक्स रिफॉर्म के तहत और इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया जिसमें टैक्स पेइंग प्रोसीजर जो था, टैक्स को चुकाने की जो प्रक्रिया थी उसको भी काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया गया। टैक्स पेइंग प्रोसीजर बिकम्स सिंपल और यू कैन से सिंप्लीफाइज। तो इंडियन इकोनॉमी में टैक्स को चुकाने की जो प्रक्रिया थी बिफोर 1991 वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग थी, कॉम्प्लेक्स थी और एक निश्चित समय अवधि हुआ करता था और उसी समय अवधि के तहत टैक्स को इंडियन इकोनॉमी में चुकाना होता था, जिसकी वजह से भी समय की बाध्यता, टाइम पीरियड का फिक्सेशन प्लस कॉम्प्लेक्सिटीज़, इन सब की वजह से टैक्स को चुकाने का जो प्रोसीजर था वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता था। ना ही वो कंज्यूमर्स के लिए कन्वीनियंट था और ना ही प्रोड्यूसर्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो पाता था। लेकिन आफ्टर 1991 इस तरह के तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जो कि टाइम पीरियड से संबंधित थे या फिर एक निश्चित तरीके से संबंधित थे, उन सबको रिड्यूस कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया जिससे कि टैक्स पे करने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। उनको टाइम लिमिट के साथ थोड़ा अलाउ किया गया कि उनका टाइम लिमिट जो है वो थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से टैक्स पे करने का जो प्रोसेस है जो पहले काफ़ी टफ था वो सिंपल हो जाए। तो इस तरह से प्रायर 1991 इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर टू मेक टैक्स पेमेंट in terms of long distance and fixed time period etc. अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वहाँ से टैक्स को चुकाना या फिर टाइम पीरियड फिक्स्ड है तो एक निश्चित समय अवधि में ही टैक्स को दे देना। बिफोर 1991 इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सामना इंडियन पब्लिक को करना पड़ता था। नाउ इन ऑर्डर टू इनकरेज बेटर कॉम्प्लायंसेस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर, many procedures have been simplified, but after 1991 the policy of liberalization was adopted और उसके अंदर जो टैक्स रिफॉर्म किए गए तो उस टैक्स रिफॉर्म के तहत जो भी पॉलिसीज़ और टैक्स पे करने का प्रोसीजर था उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया ताकि लोग कन्वीनियंट तरीके से काम कर सकें, चाहे वो इनकम टैक्स चुकाने की बारी हो या आपका
गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स, कहने का मतलब है कि चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों ही तरह के टैक्सेस के को पे करने का जो प्रोसेस रहा उसे बहुत ही हद तक सिंप्लीफाई कर दिया गया। टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया, लोगों को इस चीज़ की सहूलियत दी गई कि अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस से टैक्स को चुका रहे हैं तो उनमें उनको कुछ रियायत मिलेगी, प्रोसीजर सिंपल हो जाएगा ताकि आसानी से व्यक्ति दूरी को बिना रुकावट समझे टैक्स को चुका सकता है। तो इस तरह से ये भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जिसको टैक्स रिफॉर्म के अंदर हम कंसिडर करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट आपके स्टेप्स हैं जिसको लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में टैक्स रिफॉर्म के तहत, जिसको फिस्कल रिफॉर्म भी कह रहे हैं, उसके तहत इंडियन इकोनॉमी में अडॉप्ट करते हुए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो अलग किस्म की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमारे देश में क्रिएट कर दी गई थी उसे घटाने की कोशिश की गई। तो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर ही नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स रिफॉर्म यानी कि फिस्कल पॉलिसी का जो सेक्टर है उसमें भी सुधार किया और सुधार करते हुए उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हटाया ताकि इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो बढ़े और जो इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी 1991 के टाइम पीरियड में उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये रहा आपका टैक्स रिफॉर्म या फिस्कल रिफॉर्म, आप जो कहें, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम अपने एक और सेक्टर को डिस्कस करेंगे, एक दो और सेक्टर्स हैं हमारे, हम उनको डिस्कस करेंगे कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सिर्फ टैक्स रिफॉर्म करे या सिर्फ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म किया या उसके अलावा भी और सेक्टर्स हैं। तो हम लोगों ने पहले ही क्लास में देखा था कि इसके बाद हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म आएगा और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के तहत भी हम बात करेंगे कि इंडिया में जो विदेशी विनिमय का क्षेत्र है उसमें किस तरह के सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था में पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन के अंदर किए गए। और फिर हमारा एक और सेक्टर रह जाएगा, दैट वाज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर रिफॉर्म, कि उसमें भी क्या सुधार किए गए। तो ठीक इसी तरह से जैसे हमने इन रिफॉर्म को डिस्कस किया है, जो बाकी के सेक्टर्स हैं हमारे, उनके अंदर भी होने वाले रिफॉर्म को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो डिस्कशन है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म जो है, इस टॉपिक को हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।